हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियोमीटर का टॉपिक हमने कंटिन्यू किया हुआ है, हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का निकाल सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जो है ना वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके हम दो सेल्स की ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर का यूज करके। दो सेल्स की ईएमएफ्स के कंपैरिजन को हमने डिराइव कर लिया। हमें पता चल गया कि किस तरह से ईएमएफ्स को, कोई भी दो सेल्स हों उसकी ईएमएफ्स को कैसे कंपेयर किया जाए। अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का कैसे डिटरमाइन किया जाए। अब देखिए, यहाँ डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का डिटरमाइन करना चाहते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है किसी भी सेल का पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बैटरी को कनेक्ट करना है अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी वायर है हमारे पास एक, यहाँ इसको ए ले लिया हमने, यहाँ पे इसको बी ले लिया। ए बी वायर है, इस वायर के अक्रॉस हमने बैटरी जो है ये उसे सबसे पहले हमने कनेक्ट कर लिया है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक एमीटर का यूज़ किया है, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एमीटर का यूज़ किया है। उसके साथ साथ हमने रियोस्टेट का यूज़ किया, यहाँ पे हमने रियोस्टेट। अच्छा, ये रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट के बारे में आपको बता दूँ कि रियोस्टेट जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस को वेरी करते हुए। रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है तो करंट कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब कि वहां से करंट ज्यादा पास हो सकता है। ठीक है, तो रियोस्टेट एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम करंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट, उसके साथ साथ हमने एक की जिसको मैंने K2 नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास K1 भी है, एक की यहाँ पे यूज किया हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, तो यहाँ पे हमने K2 एक की ले ली है। और इन सब को हमने एक सीरीज में, इन सबको सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे इस सेल को, ये वाला, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है गिवन सेल का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, उसको हमने एंड ए के साथ कनेक्ट कर दिया। कौन से एंड ए के साथ, यहाँ पे एंड ए है ना, इसके साथ ये देखिए यहाँ से हमने इस पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया। अब जो नेगेटिव टर्मिनल इसका बचा, तो अब जो नेगेटिव टर्मिनल है ना इस सेल का, उस सेल को हमने जॉकी के साथ कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर जी से होते हुए। ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जी, इससे होते हुए हमने एक जॉकी के साथ। अच्छा, ये जॉकी क्या होता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, जॉकी जो है ना वो एक डिवाइस है जिसका एक एंड तो जो है वो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, और दूसरा जो एंड है वो एक मेटल एज के साथ जुड़ा होता है। इसका यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। जब वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर इसको कनेक्ट किया जाए इसके साथ, तो इसको असल में ना स्लाइड किया जाता है किसी वायर के ऊपर से, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो ये जॉकी क्या है, जॉकी एक डिवाइस है जिसका एक एंड इलेक्ट्रिकल टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, दूसरा एंड इसका एक मेटल एज के साथ जुड़ा होता है। इसका यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है जिसके साथ कनेक्टेड है, और इसको हम स्लाइड करते हैं किसी वायर के ऊपर से, और ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट किया जा सके। तो ये होता है जॉकी। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसको भी कनेक्ट किया हमने, ये जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये हमने बिल्कुल सेल के पैरेलल में लिया हुआ है, और की K1 का भी हमने यूज किया यहाँ पे। देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे की K2 का यूज करोगे, उसको क्लोज करोगे और मेंटेन करोगे कांस्टेंट करंट को पोटेंशियोमीटर वायर में। पोटेंशियोमीटर वायर कौन सी, ये AB जो हमने ली हुई है पहले से,
ओके तो पोटेंशियोमीटर वायर में अगर आप कांस्टेंट करंट को मेंटेन करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट, मतलब कि जो टाइम के साथ वेरी ना करे। ओके तो इसको आप यहाँ पे अगर मेंटेन करते हो उस कांस्टेंट करंट को पोटेंशियोमीटर वायर में विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, इस रियोस्टेट का यूज करते हुए। अब रियोस्टेट क्या, वो मैं आपको बता दिया। तो रियोस्टेट की हेल्प से हमने कांस्टेंट करंट को मेंटेन किया, ये जो की है के, उसको क्लोज करते हुए। अब हम इस जॉकी को मूव करेंगे, यही आप यहाँ पे देखेंगे जॉकी। तो इस जॉकी को मूव करेंगे। ये जॉकी मैंने आपको बताया ना कि जॉकी क्या होता है। जॉकी एक डिवाइस है जिसका एक एंड जो है इलेक्ट्रिकल टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा इसका जो है किसी मेटल के साथ कनेक्टेड होता है। अब हम जैसे ही जॉकी को उस वायर के अलोंग हम उसको स्लाइड करते हैं, हम उसको मूव करते हैं, तब तक जब तक वो पॉइंट इस सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये सी पॉइंट है हमारे पास। तो इस सी पर जैसे ही पहुंचा, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जैसे ही जॉकी पहुंचा तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो करना स्टार्ट कर दी। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 शो हुई। तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि लेंथ को मेजर करेंगे, उस लेंथ को नोट करेंगे। कौन सी लेंथ, ए से लेकर उस पॉइंट तक। उस पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है सी हमारे पास। तो यानी कि ए से लेकर सी तक का हम डिस्टेंस जो है उसे यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस को ए से सी तक जो है इसे मेजर करेंगे। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वो L1 है, हम कुछ भी मान सकते हैं L1 डिस्टेंस, क्योंकि एक और हमें डिस्टेंस लेना है, उसे हम L2 मान लेंगे। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो L1 है। अब देखो, चूंकि कोई भी जो करंट है यहाँ सेल से ड्रा नहीं हो रही, इसीलिए जो EMF E होगी, है एक EMF होगी E किसी भी सेल की, उसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के L1। ये सब मैं बताता हूँ। देखो L1 तो आपको पता है कि ये लेंथ है A से लेकर C तक। ये K क्या है, ये K जो है ना, K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये असल में यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया हमने, E इज इक्वल टू के L1। तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अब इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल के चेंज होने का क्या रेट है, उसका लोकल रेट क्या है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट असल में इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको पता चला। तो E हो गया के L। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया है, यहाँ से देख ले। ये सब वर्किंग कंस्ट्रक्शन वगैरह मैंने सबको आपको लिख के यहाँ पे दी हुई है। इसकी जो आपको मैं लिंक दे दूंगा, PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप इसको देख लेना। अब देखिए, इस वर्किंग के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि E इज इक्वल टू के L1। के क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, के L1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब दोबारा फिर से देखो कि अगर यहाँ पे हम की को क्लोज करें, लेकिन कौन सी, अभी ये दूसरी K1 की को क्लोज कर देते हैं। किसको, यहाँ पे ये जो की हमने दूसरी यूज की ना, ये वाली, इसको हम क्लोज करें। अब क्या होगा, पहले तो सेल में से कोई करंट ड्रा नहीं हुई थी ना। अब जैसे ही इसकी K1 को आप क्लोज करते हो और वहां पे एक सूटेबल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस आप करते हो, इसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हो, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो हम वहां से एक सूटेबल रेजिस्टेंस R को उस सर्किट में जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी, मान लो एक पोजिशन हमने C' जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने ली ना ये वाली C', पहले C ली थी, अब C' है। आप मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पे फाइंड किया ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है बिल्कुल 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जॉकी स्लाइड करके यहाँ पहुंचा ना C पे, ऐसे ही C' पे, तो C' का डिस्टेंस A से हम मेजर करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस था, जैसे पहले L1 लिया था, तो इसको आप L2 ले लीजिए, A से C' तक का, क्योंकि पहले C तक था, अब C' तक जो डिस्टेंस है उसको मान लो AC' इज इक्वल टू L2। जब आपने उसको L2 मान लिया, तो अब जो है हमारे पास क्या होगा, देखो अब फिर से वही बात कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो की, हमने डिस्टेंस को मेजर किया। अब करंट जो है वो ड्रा किया जा रहा है सेल से। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने की है कि सेल से अब करंट, पहले तो सेल से करंट ड्रा नहीं किया जा रहा था, अब सेल से ड्रा हो रहा है। इसीलिए जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, कौन सा, वही जो हम V लेते हैं, तो वो सेल का क्या होगा, V इज इक्वल टू वही पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने कांस्टेंट दिया हो ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट K। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो ये K और साथ में हमारे, देखो अब L1 थी, अब L2 होगी, तो V इज इक्वल टू के L2। यहाँ पे मैंने आपके लिए किया हुआ ये V इज इक्वल टू के L2। इसको मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है।
ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो v इज इक्वल टू के एल टू। अब आपके फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, देखो इनको आप डिवाइड कर दो। अब जब इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ना, आपके पास क्या हो जाएगा, ई अपान वी आ जाएगा। वैसे यहाँ मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन ई अपान क्या आ जाएगा, वी। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहे हो, तो के एल वन अपान के एल टू। अब यहाँ से आप के कट कर सकते हैं, तो ई अपान वी इज इक्वल टू एल वन अपान एल टू भी आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आई जो है वो करंट है जिसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। अब स्टेडी करंट क्या है, स्टेडी करंट कहें, कांस्टेंट करंट कहें, ये एक ऐसा करंट होता है जिसको हम टाइम इंडिपेंडेंट करंट कह सकते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इट डजंट वेरी विद टाइम, और साथ में इस ये अपनी टाइम के साथ साथ इंटेंसिटी अपनी चेंज नहीं करता। तो ऐसा करंट जो है वो स्टेडी करंट होता है, या फिर आप उसको कांस्टेंट करंट कह लीजिए, ठीक है। अगर उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उस करंट को, स्टेडी करंट को थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, और आर मान लीजिए, आर जो है उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। आर कौन सा, इस स्मॉल आर को आप इंटरनल रेजिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। स्मॉल आर को आप इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे तो तब क्या होगा, तब ई जो है वही ईएमएफ, ई जो है वो हो जाएगी आई इंटू आर, क्योंकि ये आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर क्या है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, तो इन दोनों को ऐड करके हम आई के साथ जब प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्या है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया ना, तो ये जो कैपिटल आ रहा है ये भी रेजिस्टेंस है वहाँ का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, अब E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर आ गया। लेकिन अच्छा, आपको ये पता है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, तो उसमें हमें पता है क्या होता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। कुछ इसकी फिजिकल कंडीशंस हमेशा अनचेंज रहती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि रिलेशन एक आता है V इज इक्वल टू आई आर। ये V इज इक्वल टू आई आर होता कैसे है, ये देखो ना, हमें पता है कि करंट, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V लेते हो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। तो जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो, तो आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाते हो, तो वो मान लीजिए जो कांस्टेंट लगाया आपने वो रेजिस्टेंस ही था, आर आई। तो V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर एक ही बात है। तो ये हमने क्या लिखा, V इज इक्वल टू आई आर भी ओम्स लॉ से लिख दिया। ओके, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4, तो 3 भी बन गई, 4 भी बन गई। अब आप 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो होगा क्या, E अपान वी यहाँ भी आ जाएगा, ऊपर भी हमने आपको बताया ना, तो यहाँ पे E अपान वी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ E है, यहाँ V है, तो डिवाइड कर दो दोनों को, तो होगा क्या, I इंटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आई आर, ठीक है। तो I इंटू आर प्लस आर, आई आर आ गया, तो आई कट हो गया, यहाँ बचा आर प्लस आर अपान आर, आर प्लस स्मॉल आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई आर। तो इज इक्वल टू आर अपान आर, देखो ये क्योंकि एलसीएम है दोनों के नीचे आएगा ना, तो आर अपान आर प्लस स्मॉल आर अपान आर आ जाएगा। ये आर आर कट के 1 भी हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ई अपान वी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान आर, ये वाला। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि ई जो है वो के एल वन के इक्वल है, जैसा हमने पहले आपको बताया स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो यही फर्स्ट इक्वेशन थी ना, अब सेकंड इक्वेशन हमने ली थी V इज इक्वल टू के एल टू, यही ली थी। अरे ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे V इज इक्वल टू, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था, हाँ देखो, इसीलिए इन दोनों का यूज़ करते हुए, क्योंकि ये यहाँ मैंने लिखा भी है आपके लिए कि यहाँ फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकंड, ये फ्रॉम फर्स्ट है, ये फ्रॉम सेकंड है। अब फिफ्थ इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, क्योंकि इसको आपने फिफ्थ लिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ से E अपान वी की जगह, क्योंकि यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये अपन वी, के एल वन अपन के एल टू, तो आप लिख सकते हो ना के एल वन अपन के एल टू, ठीक है, क्योंकि E अपान वी है, तो E की वैल्यू के एल वन, V की वैल्यू के एल टू, तो यहाँ से यूज़ करो इसको फिफ्थ में, तो के एल वन अपन के एल टू इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपन आर, ये फिफ्थ वाली यहाँ पे ये बन जाएगी। ओके, तो अब इससे क्या, के तो कट गया, तो बचा एल वन अपन एल टू इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपन आर, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब आगे स्मॉल आर अपान आर, क्योंकि यहाँ पे ये ना इसकी वैल्यू, क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो स्मॉल आर तो चाहिए, इसलिए इसको यहीं पे रहने दें, और प्लस का 1 जो है ये राइट साइड, यहाँ से लेफ्ट साइड आ गया, तो ये माइनस का 1 हो गया, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ L1 अपान L2 माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, और स्मॉल आर अपान कैपिटल आर यहाँ पे। अब ये जो आर है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो जब इक्वल टू को क्रॉस करके बार मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, उस साइड राइट साइड जब लेफ्ट से ले जाओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, आर इंटू ये तो वैसे ही है, L1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो L1 L2 1 L2 L1 माइनस L2 हो गया, डिवाइडेड बाई L2 1 L2,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर की ये वैल्यू होगी। बस यही था इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू ये हो गया कैपिटल आर इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो मतलब कि अगर हमें L1 L2 और R की वैल्यूज पता है, अगर हमें L1 L2 यानी कि लेंथ जो कि A से C तक या A से C डैश तक जो हमने लेंथ ली हुई थी वो हमें पता है, उसके साथ साथ हम अगर जो R की वैल्यू है वो भी जानते हैं अगर हम, तो फिर क्या होगा, हम स्मॉल r को यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पता चला कि कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।